आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, प्रोफेसर JS राजपूत जी, आदरणीय मुनि डॉक्टर लोकेश मुनि जी, अभी जनरल साहब का जनरल पून, जनरल अमीन नाइक, मीर नजीर जी, प्रोफेसर गीता सिंह जिन्होंने जो इसकी प्रेसिडेंट के विश्वग्राम की, प्रोफेसर राजवीर सोलंकी, आदरणीय गोविंदाचार्य जी, बहुत ही मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय पुरुषों, मीडिया के मित्रों, हमारे जनरल अलावत जनरल बख्शी जी बैठे, और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले सिंह सोलंकी अलावत बहुत है, और उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सबसे पहले आदरणीय इंद्रेश कुमार जी का मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ कि एक इतने अच्छे विषय पर जो लगभग पिछले 65-70 वर्षों से इस देश को परेशान कर रहा है, और जब से मैं सांसद बना हूँ लगभग पिछले 2 वर्षों से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं जिसमें कश्मीर जो है, इसका स्नेह कश्मीर के ऊपर चर्चा में है। अभी भी जो सत्र चल रहा है, पिछले हफ्ते संसद के अंदर कश्मीर पर चर्चा हुई और हर सत्र में होगी। सबसे पहले तो नाम इतना अच्छा सुना, विश्वग्राम। हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ऋग्वेद कहता है कि दुनिया विश्वग्राम के लिए नहीं, भवति ही विश्वम एक नीडम, सारी दुनिया एक नीड, एक घोंसले की तरह से बन जाए। अभी हमको बहुत लंबी यात्रा करता है। भवति विश्वम एक नीडम, अगर इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाए, और मैं आपको सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़ी नम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे पहला अगर कोई साहित्य है जिसको लोग कहते हैं कि किसी का लिखा नहीं भगवान का, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसका प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए है, और उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर वैज्ञानिक है। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृत्रिम वेदा, लॉजिक भी है और श्रद्धा भी है। अगर वेद ने कहा कि दुनिया जो है वो एक नीड बने, एक घोंसला बने, जिस प्रकार से नीड घोंसला बनाने के लिए सब उसमें लाकर के मेहनत करके उस घोंसले को, घर को बनाते हैं, और घोंसले में रहने वाला प्रत्येक पक्षी या उसके बच्चे सब जाकर के मुक्त आकाश में उड़ते चले जाते हैं, जहां जिसका मन करे, जहां उड़े, जहां करे, लेकिन वापस जब उसमें आकर के आ जाए, क्या कभी ये दुनिया इस तरह की बन पाएगी? आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है, क्या कश्मीर, जिस हमको कहते हैं कि भारत का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पिछले वर्षों में नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। क्या हम इसको बना पाएंगे? बना पाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? इसके पीछे समस्या है क्या? इस विषय में बहुत गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। मैं तो कश्मीर का एक्सपर्ट नहीं हूं, कश्मीर का रहने वाला भी नहीं, और इसलिए मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं कोई, मेरा जो विचार है, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, कई बार मैं कश्मीर में गया हूं, संसद में मैंने जो चर्चा सुनी है, और मैं भी इस विषय में मैंने भी भाग लिया है, संसद में बोलते हुए कश्मीर पर मैंने भी अपने विचार रखे। तो मेरे अपने विचार हैं, जैसे मैंने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मेरी बात से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं हो सकेंगे, लेकिन एक विचार है। हम लोग जो है कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते रहे। धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया? इसका मतलब नहीं कि वहां प्राकृतिक सौंदर्य रहा, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत है।
केवल मात्र कश्मीर के अंदर ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य हो ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान के अंदर भी कई ऐसी जगह है जो इतना ही अच्छा सौंदर्य है। दुनिया के अंदर भी बहुत सौंदर्य है, लेकिन कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया। तो क्यों कहा गया? मेरे विचार से इसलिए एक जमाना था कश्मीर के अंदर, इस कश्मीर के धरती पर जिसको कहते हैं ज्ञान की गंगा बहती थी। और कलहर ने जिस राजतंत्र ने लिखी है, अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। कलहर लिखते हैं कश्मीर की धरती पर एक तिल के दाने के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं, एक तिल के दाने के बराबर भी एक ऐसी जगह नहीं जहां तीर्थ न हो। क्या जबरदस्त साहित्य! प्रत्येक विषय में, चाहे कथा हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे व्याकरण हो, हर एक विषय के अंदर इतना जबरदस्त साहित्य कश्मीर के अंदर लिखा गया। कलहर ने राजतरंगिणी लिखी, विनर ने विक्रामदेव चरित्र लिखा, लगन ने वेदांत ज्योतिष लिखा, सोमदेव ने कथा सहित दुनिया की सबसे बड़ी किताब, जिसको जो कहानी की किताब कह सकते हैं, दुनिया की बेस्ट बुक ऑफ स्टोरीज, अभिनव। क्या जबरदस्त उस व्यक्ति ने काम किया। और उसमें केवल मात्र अभिनव के ऊपर एक सेमिनार हुई गुजरात में। तो ये केवल इसलिए तीर्थ था दुनिया का, इसलिए धरती का स्वर्ग था कि वहां ज्ञान की गंगा बहा क्या हाल। लोग घूमने में जाना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते। कई बार पहले अभी भी मैं गया था, ये समस्या शुरू होने से पहले मैं 3 दिन श्रीनगर के अंदर था। और मैं पुलिस में रहा हूँ, गवर्नमेंट में रहा हूँ, बहुत लोगों से मेरे बहुत नजदीकी संबंध है, पुलिस अधिकारियों से संबंध। बड़ी मैंने उन लोगों से बड़ी चर्चा की कश्मीर में क्या चल रहा है, कुछ अपनी आंखों से भी मैंने देखा। कई वर्ष पहले गया, मेरे एक मित्र श्रीनगर के आए, श्रीनगर की कश्मीर के आई थी। मैंने कहा भाई श्रीनगर में घूमना जा सकते हैं क्या? कि घूमने जा तो सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह मत जाइए। जा तो सकते हो लेकिन मेरी सलाह मत जाइए। जबकि सिचुएशन ऐसी थी उस समय, ऊपर कुछ ऐसा दिखाई नहीं कि बता कि वो गड़बड़ है, लेकिन उसने सलाह दी घूमने ले जाए तो अच्छा। अभी का उदाहरण बता रहा हूँ, ये दुकानें शुरू होने से पहले हम लोग अभी 20, 21, 22, 23 जून में वहां पर 100 बार अगर उसको हम कहें कि वीआईपी करवाए था, हम कई संसद सदस्य उसमें थे। आगे भी पुलिस की गाड़ी चल रही, पीछे भी पुलिस की गाड़ी, बीच में पुलिस की गाड़ी चल रही है। एक टैक्सी वाला आदमी आया और हमारी गाड़ियों के बीच में घुसा दिया साहब आगे कर। ये कैसा हो सकता है? एक वीआईपी कन्वॉय के अंदर क्या इस प्रकार के प्राइवेट गाड़ी घुस सकती है? और हमारा एक कश्मीरी वही श्रीनगर का हमारा जो ड्राइवर था, टैक्सी वाला, हायर की थी गाड़ी, कहता साहब यहाँ तो रोज ही चलता है, ये तो रोज कैसा होता है? एक पुलिस वाला बैठा हुआ था, मेरे गाड़ी आगे बढ़ा, कोई कैसा भी ट्रैफिक का वायलेशन करो, कोई कुछ करता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। डेली मुझे कुछ लोग मिले श्रीनगर के अंदर, सोनीपत के रहने वाले थे, कुछ फरीदाबाद के लोग रहने वाले थे। मुझे लोगों ने पहचान करके मेरे पास आए। 10 मिनट तो मुझे बोलने लगे कि हम लोग अपनी गाड़ी जम्मू से गाड़ी करके लाए, हमने किराए की गाड़ी जम्मू से की, लेकिन हम गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, लेकिन उससे 8-10 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। अपनी गाड़ी आप गुलमर्ग नहीं ले जा सकते, आप अपनी गाड़ी से पहलगाम नहीं जा सकते, आपको वहां की गाड़ी लेना पड़ेगा, जो वहां 8-10 किलोमीटर पहले वहां के जो लोग उनकी गाड़ी लेना पड़ेगा। कश्मीर की गाड़ी आप हायर करने के बाद और उस गाड़ी से आप ऊपर तक नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? कैसे कानून तो नहीं है, लेकिन चलता है, लोगों की दादागिरी है। वहां का जो आईजी था मुझे मिला, मेरे साथ 8-10 साल पहले कहीं रहा था, मैंने उसको फोन किया,
जावेद नाम है उसका। तो मैंने कहा जावेद ये क्या हुआ है? बोला सर ये चल रहा है, 8-10 साल से चलता आ रहा है, हम भी क्या करें, लोगों ने मान लिया तो चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी बातें करके अब पाकिस्तान अब यहाँ गड़बड़ कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं विदेशी ताकत गड़बड़ कर रही है, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं समझा, हमने कश्मीर को मुद्दा बना करके रखा है। अगर हम प्रॉब्लम समझ आए, समस्या समझ आए, समस्या का समाधान निकल सकता है, समस्या का हल हो सकता है, लेकिन मुद्दा बनाकर ही रखना है, इश्यू बना करके रखना है, तो समाधान कैसे निकलेगा? हम कैसे निकलेगा? बहुत लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए टेररिज्म बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए टेररिज्म बिजनेस है, इसलिए वहां पर कई फैक्टर है। अगर देखिए दो तरह की बातें आज दुनिया के सामने है, एक कन्फ्रंटेशन हो सकता है, कन्फ्रंटेशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कंसेंसस है, लोग आपस में मिलकर के समाधान अगर ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक तरफ विदेशी ताकत, एक तरफ हमारी अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे बैठे हुए लीडर हैं, वहां अपने लोग हैं। आज इतनी बड़ी जब तैयार हो गई है, 1960 के दशक में मैंने एक आर्टिकल लिखा, अभी एक आदमी में छपने वाला आने वाला है, शायद याद आया मुझे मालूम नहीं, 1960 के दशक में और 1970 के दशक में जिस प्रकार से वहां के स्कूलों में, कॉलेजों में जिस प्रकार से वह रेडिकलिज्म को बोया गया, कट्टरपंथी को जिस प्रकार से वह किया गया, आज उसकी बहुत बड़ी हो गई, उसका फसल आ गई। दुनिया में कहीं भी देखिए, मैं कभी कभी नेताओं के अपने स्वार्थ हो सकते हैं, लोगों को ऐसे रखना चाहते हैं, गुमराह करके रखना चाहते हैं, जवानों को गुमराह करके रखना चाहते हैं। ये हमारे बेचारे जवान जिसको मिसलीड किया जा रहा है। आज वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो लोग जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं। ये रोजगार कौन देगा? कि रोजगार कैसे आएंगे? अरे क्या दुनिया का कोई पैसा वाला आदमी कश्मीर में जाकर के फैक्ट्री लगाना चाहेगा? क्यों लगाना चाहेगा? कौन एफडीआई आकर के कश्मीर में लगाएगा? 370 है, आप जाकर के बाद जमीन नहीं खरीद सकते। लोग सोचते जो पैसा लगा रहा है कि चलो अपना को घर ही बना ले, कुछ कर ले, लोगों को रेस्ट्रिक्शन। कभी नेताओं का है, मैं अपने बागपत का जिक्र कई बार करता हूं। हमारा बागपत दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर, विकास से 1500 किलोमीटर दूर। क्यों? वहां के नेताओं ने, वहां के लीडरशिप ने वहां के सोचा इन लोगों को ऐसे ही मूर्ख बना करके रखा जाए, तो दूसरी बात कभी सोचेगा नहीं, जैसा चाहेंगे ऐसे उनको बहकाते रहेंगे हम लोग। क्या कश्मीर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? हमको सोचकर रखना पड़ेगा। इन जवानों को, इन नौजवानों को, इन विद्यार्थियों को उनको एक नई डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, अरे इस लीडरशिप पर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। इस सेपरेटिस्ट जिनको भंगावाले नेता कहते हैं, उनका क्या स्वार्थ है? इन सब बातों पर उनको गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। ये लोगों को बताने की जरूरत है कि खुदा भी उस कौम का भला नहीं कर सकता जिसे खुदफिक्र ने वो अपनी हालत को बदलने का। हमें आगे आना पड़ेगा, सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, इन सब विषयों पर गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। केवल मात्र प्रॉब्लम बाहरी विदेशी की नहीं है तो खत्म हो जाएगी। हमें जरूरत अपने लोगों को ठीक करने की है। अपने लोग ठीक तभी होंगे जब उनको एक चीज बताया जाए, उनके भविष्य की बातें की जाए। और भविष्य की बात जो है, लोगों को केवल जो है भारत सरकार पैसा देती रही। वहां पर कई ऐसे इशू हैं, मैं होम मिनिस्ट्री का, उसकी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1948 के अंदर वहां 65,000 गुजर आए थे, हिंदू गुजर थे वो। आज तक उन लोगों को कश्मीर के अंदर कोई अधिकार नहीं मिला है, कोई अधिकार नहीं मिला है। वो लोकसभा के इलेक्शन में वोट देते हैं, कश्मीर के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं है। उनके बच्चे को स्कूल में जाने का एडमिशन देने का अधिकार नहीं है। वहां के मुस्लिम में नौकरी करने का उनको नहीं है। क्यों नहीं हुआ? ये 65% से 70% क्यों नहीं हुआ?
देती है कश्मीर को, तो बजट वहां से चलता है। लेकिन 65% के अंदर इस बात का समाधान हम लोगों ने नहीं निकाला है। कश्मीर में रहने वाले लोग वही पर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातों को हम लोगों ने सोचा अगर उसको कारपेट के अंदर डाल देंगे तो उसका समाधान नहीं कर। ऐसा नहीं होता है, केवल बात कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है। अभी जो हुआ, अभी कुछ बातें प्रेस पर नहीं आई है, कुछ बातें मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ अभी क्या हुआ है। पीछे जो है, पीछे उसमें पीछे 10 वर्षों के अंदर 692 गांव का जो इनका नाम जो है उसमें इस्लाम के उसमें जो हिंदूकरण नाम था उनका सबका इस्लामीकरण कर दिया गया, नाम बदल दिए गए। क्या कोई बोला? क्या हमारे को मोदी जी इस बारे में बोले? क्या मानव अधिकार वाले कोई बोले? हम लोग जो आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, हम लोग पुलिस के खिलाफ देते हैं, क्या किसी ने सोचा वो किस तरह से वहां जाकर काम करते हैं? आप गोली नहीं चला सकते, अभी तो बाद में पैलेट भी नहीं चला सकते, पैलेट भी हो गया। अरे लोगों के ऊपर हमले हो रहे, अटैक हो रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है? लिटरेसी का एक इलाज है। क्या वहां के जवानों के अंदर जब तक इस देश के अंदर इस रेडिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ एक पोटेंट पॉजिटिव आइडियोलॉजी हम तैयार नहीं करेंगे, एक ऐसी आइडियोलॉजी हमको चाहिए केवल मजहब के नाम से बात करने वाली नहीं। हमको धर्म चाहिए, हमको विश्वग्राम की नीति चाहिए, और एक ऐसी नीति चाहिए कि हम लोगों का भविष्य बनाने के लिए हम क्या कर सके। उसके लिए आप एक ऐसे धर्म की जरूरत है, एक ऐसी लड़ाई की ह्यूमन वैल्यू जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन वैल्यू, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ऐसी जरूरत है जो मजहब के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं कर सके, जाति के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं कर सके, रीजन के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं कर सके। इन अपने बच्चों को जब समझाया जाएगा ना, हजार लाखों बच्चों को जब समझाया जाएगा तब जाकर ये बात बनेगी। तो आज जब इस बात की है कि इस विश्वविज्ञान के इसके नीचे हम लोग इतना अच्छा जो सेमिनार आज हम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ मार्गदर्शन तत्व तय करें। इन मार्गदर्शन तत्वों के आधार पर भी कश्मीर की समस्या का हल हो सकता है। वहाँ के लोग इस देश के अभिन्न अंग बन सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। लोग बनना चाहते हैं, ये बहुत कम लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। इन कम लोगों को, सिरफिरे लोगों को हम कैसे उपयोग किया जाए? अगर सिरफिरे लोग जो हैं उसमें अंग्रेजी उसमें बोलते हैं आयरन हैंड्स इन वेलवेट ग्लोव्स, आयरन हैंड्स इन वेलवेट ग्लोव्स, हथियार हाथ के या लोहे के हाथ मखमली दस्तानों के अंदर जो है कंप्यूटर करने की जरूरत पड़ती है। सब प्रकार की बातों को देख करके जो हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जब हम साथ लेकर के चलेंगे तभी कश्मीर को दोबारा जो है धरती का स्वर्ग कम से कम हिंदुस्तान का अभिन्न बनाया जा सकता है, और इस देश का दोबारा जो है उसका तीर्थ बनाया जा सकता है। इतनी बात कहते मैं प्रोफेसर गीता सिंह जी का, उन्हीं के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। आदरणीय इंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको नमस्ते। मैं ये भी माफी चाहता हूँ कि मैं सबकी बात सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे जल्दी से बोलने का जो है समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।